हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर 19 में हम लोगों ने वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में रेजिस्टेंस वेल्डिंग को कंप्लीट किया था और थर्मिट वेल्डिंग को कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट, अब हम लोग उसी वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर नंबर 20 में हम लोग प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस वेल्डिंग को पढ़ा, थर्मिट वेल्डिंग को पढ़ा, तो इस तरीके से लेज़र बीम वेल्डिंग को पढ़ा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को पढ़ा। तो चलिए देखते हैं कि इन सारी वेल्डिंग से प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई और गेट और आईईएस में किस टाइप के और कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको हम लोग सॉल्व भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है टू स्टेनलेस स्टील फॉयल ऑफ 0.1 mm थिकनेस, समझिए 0.1 mm थिकनेस के स्टील की अगर कोई फॉयल प्लेट हो, उसके बाद कह रहा है आर टू बी ज्वाइंट, मतलब उसे हमें जोड़ना है। 0.1 mm पतली थिकनेस की स्टील फॉयल प्लेट को अगर हमें जोड़ना है तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज। तो देखिए, हमने आपको इनमें से कौन सा प्रोसेस बताया है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ऑप्शन ए दिया है गैस वेल्डिंग। तो आपको पता है गैस वेल्डिंग अगर पतली प्लेटों के लिए किया जाएगा तो प्लेट हमारी क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि गैस का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये गैस वेल्डिंग हमारी नहीं होगी। ऑप्शन बी दिया है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और सी दिया है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो एमआईजी का उपयोग तो हम 25 से 40 mm मोटी प्लेटों के लिए करते थे और टीआईजी का उपयोग भी हम लोग 5 mm, 3 mm, 6 mm मोटी प्लेटों के लिए करते थे। लेकिन यहाँ 0.1 mm की बात कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन देखिए प्लाज्मा आर्क। हम प्लाज्मा से क्या करते थे, बहुत स्मॉल होल भी बना लेते थे, 0.1 mm व्यास का होल भी क्रिएट कर सकते थे। तो उसी तरीके से 0.1 mm मोटी प्लेट को या पतली प्लेट को भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये क्वेश्चन देखिए आपका 2 बार आया हुआ है, विजाग स्टील 2017 में और डीएमआरसी जेई 2013 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक हीट इज जनरेटेड बाय हाई वेलोसिटी नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जिसके क्वेश्चन में भी उसका आंसर हमारा मिल जाता है, बस अगर हम पढ़े हुए हों तो। और अगर हम पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर हमें एग्ज़ाम देने का भी कोई मतलब नहीं है और हमें तुक्का लगाने का भी कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, तुक्का भी लगाने का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ना। कभी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। कभी कभी एक होता है आईएएस का एग्ज़ाम ना, सिविल सर्विस का होता है, उसमें एक एस्पिरेंट मतलब कैंडिडेट ने ये बताया था कि अगर हम नेगेटिव मार्किंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। वो एक तुक्का की पूरी थ्योरी बताया हुआ था, जो कि रियल लाइफ में फॉलो नहीं होती है, लेकिन उन्होंने बताया था। और उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर आप देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार किसी भी एग्ज़ाम में हम अगर तुक्का मारना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो केवल कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, वो प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में नहीं लागू होती हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग टेक्निक में
आगे कह रहा है हीट इज जनरेटेड, ऊष्मा हमारी जनरेट होती है बाय हाई वेलोसिटी ऑफ नैरो बीम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से आता है और हीट जनरेट करता है जब उस पर वर्क पीस पे स्ट्राइक करता है। और वहीं पे हम लोग वैक्यूम का भी यूज करते थे, लेजर बीम में वैक्यूम का यूज नहीं करते थे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। सर्च करिए, देखिए लेजर बीम वेल्डिंग रॉन्ग हो गया। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको अगर एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट नाम आए तो इसका पूरा नाम भी याद रहना चाहिए, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप खोजते रह जाएंगे कहाँ पे क्या है ना। लेजर बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये सही हो जाएगा। और लास्ट में था PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये क्वेश्चन देखिए UPRBUNL 2016 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन थर्मिट वेल्डिंग, इन थर्मिट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्स्ड इन द प्रपोर्शन ऑफ। इस चीज़ को स्टूडेंट पढ़ाते वक्त थोड़ा सा ध्यान नहीं आया था, चलिए उसको यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि वो कैसे कैसे एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाता है। ये पॉइंट वहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे देख लीजिए। ऐसे देखिए, जब हम लोग एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड लेते थे तो इस तरीके से हमारा बनता था एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनता था, प्लस हीट हमारी इलेबरेट होती थी। तो ये जो एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड हम लोग लेते हैं, इसका रेशियो हम लोग लेते हैं। देखिए, जब रेशियो की बात करेगा तो एल्यूमिनियम वर्सेस आयरन ऑक्साइड इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा, 1:3 लेते हैं। अगर आयरन ऑक्साइड अनुपात एल्यूमिनियम बोलेगा तब 3:1 करेंगे। तो हमेशा कैसे रखिएगा, एल्यूमिनियम अनुपात रेशियो आयरन ऑक्साइड 1:3 का अनुपात होता है, रेशियो होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर देखिए यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिहार जेई 2016 और SSC जेई 2013 में आया हुआ था ना। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर इज रिलीज। जो हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ऐसे प्रेशर रिलीज करते हैं, देखिए ये हमारे पास वर्कपीस होता है और ये इलेक्ट्रोड होता है। इस तरीके से इन दोनों इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड हमारा फिक्स होता है और ये इलेक्ट्रोड हमारा मूवेबल होता है। पहले हम पावर सप्लाई देते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। यहाँ का मेटल जब मेल्ट हो जाता है, जब मेल्ट हो जाता है तो पावर सप्लाई को ब्रेक करके हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो ये वही पूछ रहा है इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रेशर इज रिलीज्ड। अब जब प्रेशर हम अप्लाई कर दिए हैं तो प्रेशर हम तब रिलीज करेंगे जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि कूल्ड हो जाएगा, तभी हम प्रेशर रिलीज करते हैं। तो यही पूछ रहा है प्रेशर इज रिलीज्ड। ऑप्शन ए है जस्ट एट टाइम ऑफ पासिंग द करंट, जब करंट हमारी पास हो रही होगी। दूसरा कह रहा है आफ्टर वेल्ड कोल्ड्स। तीसरा कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड। अब देखिए इनमें से हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। जब हम प्रेशर को कब रिलीज करेंगे, जब ये वेल्ड पूल हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई हो जाएगा मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो उसी समय हम प्रेशर को रिलीज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर वेल्ड कोल्ड।
जब वेल्ड हमारा कोल्ड हो जाएगा तब हम प्रेशर को रिलीज कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2007 में आया हुआ था, बहुत पहले की बात है ना। तो इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टेन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल, मतलब किस वेल्डिंग में मोल्टेन मेटल को पोर्ड मतलब उड़ेलना होता है। जैसे बाल्टी से आप पानी गिराइए तो उसे हम पोर्ड कहते हैं, उड़ेलना होता है। तो किस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में हम मोल्टेन मेटल पोर्ड करते हैं? तो हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब हमने आपको पढ़ाया था थर्मिट वेल्डिंग, तो इस तरीके से ये थर्मिट कंटेनर होता था यहाँ पे। अब इसमें थर्मिट कंटेनर में हम क्या करते थे, मेटल को मेल्ट कर लेते थे। मेल्ट करने के बाद यहाँ पे हम ले आते थे और इसमें हम भर लेते थे। ये हमारा क्या होता था, इसी को हम लोग चाहे पोरिन बेसिन कहें, चाहे मोल्ड कैविटी कहें। अब मेटल हमारा इसमें आके कलेक्ट हो जाएगा, फिर इससे हम मेटल को पोर्ड करेंगे और यहाँ जहाँ वर्कपीस होगा उसको हम जोड़ लेंगे। तो मेटल को हम पोर्ड मतलब उड़ेलते हैं किस वेल्डिंग में, थर्मिट वेल्डिंग में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए था आर्क वेल्डिंग, गलत हो जाएगा। MIG वेल्डिंग गलत हो जाएगा। TIG भी रॉन्ग। ये केवल थर्मिट वेल्डिंग में ऐसी प्रक्रिया होती है। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था, उत्तराखंड JEE 2013 और SSC JEE 2012। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 2 बार रिपीट किया गया था। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग रेल्स एंड हैवी टाइप पाइप। अब देखिए ये कह रहा है ऐसे, द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेल्डिंग, निम्न में से कौन सी वेल्डिंग का हम यूज करेंगे फॉर ज्वाइनिंग, जोड़ने के लिए, रेल्स एंड हैवी पाइप, रेल की पटरियां और हैवी पाइप को जोड़ने के लिए। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है एकदम। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, फिर वही आ गया, पूरा नाम अगर आपको नहीं पता है तो फिर फंस जाएंगे। LBW लेजर बीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग रॉन्ग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग रॉन्ग, ये है थर्मिट वेल्डिंग। इस तरीके से क्वेश्चन देखिए 2 बार आया था, उत्तराखंड JEE 2013 और RRB JEE 2015। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, तो ये उसी की बात कर रहा है। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑपरेट विथ, मतलब ऑपरेट होती है, किसके साथ ऑपरेट होती है? तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। ऐसे देखिए, जब ये 2 प्लेटों को हम ओवरलैप करते थे, यहाँ इलेक्ट्रोड लगाते थे, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते थे, ये जो पावर सप्लाई हम देते थे, तो इसमें जो करंट हम लोग देते थे लगभग 10,000 से 1 लाख एम्पियर हम करंट देते थे, और जो वोल्टेज देते थे वो 10 से 25 वोल्ट। इस करंट के रेफरेंस में ये वोल्टेज हमारा क्या है, बहुत लो है, और करंट हमारी क्या है, बहुत हाई है। तो यही रेजिस्टेंस वेल्डिंग का फिनोमिना है कि लो वोल्टेज और हाई करंट पर इस वेल्डिंग को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में मैच कराइए क्या क्या दिया है। चलिए ऑप्शन पहला कह रहा है लो करंट एंड हाई वोल्टेज, जबकि उल्टा है, हाई करंट और लो वोल्टेज है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हाई करंट लो वोल्टेज, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए और भी ऑप्शन दिए हैं, लो करंट लो वोल्टेज, फिर दिया है हाई करंट हाई वोल्टेज। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा
लो वोल्टेज हाई करंट। ऑप्शन आया था ये क्वेश्चन राजस्थान जेई 2015 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है स्पॉट वेल्डिंग कॉमा सीम वेल्डिंग कॉमा एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ। अब अगर इसे नहीं कर पाएंगे तो फिर बेकार है। ये क्वेश्चन हमारा किसकी कैटेगरी का होता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग का होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की हमने 4 कैटेगरी बताई थी, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड बट वेल्डिंग। ये तीनों हमारी लैप जॉइंट के एग्जाम्पल होते थे और बट वेल्डिंग हमारा बट जॉइंट का एग्जाम्पल होता था। बट वेल्डिंग को हमने 2 तरीके से आपको क्लासीफाइड कराया था, फ्लैश बट वेल्डिंग और अपसेट बट वेल्डिंग। तो ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ऑप्शन ए ही इसका सही है। बी में दिया था फोर्ज वेल्डिंग, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। सी में दिया है थर्मिट वेल्डिंग, फिर दिया है आर्क वेल्डिंग। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई 2014 में आया हुआ था और आरआरबी जेई 2015 में, एक बार जेई में आया है 15 में और एक बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर में आया है एसएससी, जो कि अब इसकी वैकेंसी ख़त्म हो गई है। एसएससी को पोस्ट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हटा दिया गया है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है स्पॉट वेल्डिंग इज मस्ट सुटेबल फॉर प्लेट थिकनेस। अब देखिए हमने बताया था स्पॉट वेल्डिंग बहुत कम 0.025 mm से 1 mm या 2 mm या 3 mm तक की प्लेटों को हम जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कराते हैं। स्पॉट वेल्डिंग इज मस्ट सुटेबल फॉर, ऑप्शन ए था 50 mm, बिल्कुल गलत है। 40 mm तक तो हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से करते हैं, है ना। फिर कह रहा है 30 mm, ये भी रॉन्ग है। फिर कह रहा 20 mm, ये भी रॉन्ग है। फिर कह रहा 10 mm, रॉन्ग तो फिलहाल ये भी है, लेकिन ये सबसे लास्ट में नियरेस्ट है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? राइट मान लेंगे। इस तरीके से स्पॉट वेल्डिंग को हम कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2013 में, जब ये तब की बात है जब एसएससी जेई वगैरह की मेरिट हमारी क्या जाती थी? 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, मतलब 84, 88, 92 इस तरीके की मेरिट जाती थी। और आज की मेरिट आप देखिए 150, 152 क्रॉस कर जा रही है। वो भी वो मिनिमम कट ऑफ है, मैक्सिमम 152 के ऊपर ही सारे लोग फाइट किए हुए हैं। तो ये स्थितियाँ हमारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो इस केसेस में हमें क्या करना है? सभी सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बनानी है। आप देखेंगे जो लोग एसएससी जेई वगैरह कंप्लीट करते हैं, फाइट करते हैं, उन स्टूडेंट्स का अगर आप टेक्निकल कॉपी देखिए तो लगभग 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो 80 प्लस, 85 प्लस या 90 प्लस क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करके आते हैं। तो इस तरीके से उनका ग्राफ आगे बढ़ता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है थर्मिट वेल्डिंग डिफर फ्रॉम अदर वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग हमारी अदर वेल्डिंग से क्यों अलग होती है? देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया है। पहला दिया है इट डज नॉट यूज हीट, गलत। थर्मिट वेल्डिंग में जब थर्मिट कंटेनर में फायर क्रैकर्स लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट वहाँ जनरेट होती है, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, केमिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। फिर कह रहा है इट इज लेस टाइम कंज्यूम, ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि थर्मिट का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि थर्मिट कंटेनर को सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑप्शन सी इट डज नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड। तो ये भी देखें, अभी तो ये सही है, इलेक्ट्रोड का उपयोग इसमें हम नहीं करते हैं, इसमें हम ग्रेनुलर्स आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, लास्ट ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, इट एम्प्लॉई एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखिए ये सब अच्छे लेवल के एग्जाम में आते हैं। एसएससी जेई 2013 इनका पूछने का टारगेट ये था
टारगेट ये था कि क्या बच्चा हमारा सभी ऑप्शन से अवेयर होता है या रास्ते में ही कुछ ऑप्शन को पढ़ के ब्रेक मार के ऑप्शन आगे निकल जाता है। अगर आप चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही लगा, आपने टिक करके आगे बढ़ गए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब एग्जाम को भी अवेयरनेस का एग्जाम बोला जाता है, मतलब अवेयरनेस हमारी पूछी जाती है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मेटल टू बी ज्वाइंट, मतलब ये कह रहा है जिस मेटल को हमें ज्वाइंट करना होगा वहाँ से अगर हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास हो, ऐसे देखिए ये कह रहा है, सपोज करिए कि हम एक प्लेट को ऐसा जोड़ें और एक प्लेट को ऐसा जोड़ें, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड लगा दें। अब इन दोनों को हम लोग पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दें। अब यहाँ से देखिए नेगेटिव ये पॉजिटिव ये, तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। तो वही कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मेटल टू बी ज्वाइंट एंड हीटिंग टू द प्लास्टिक स्टेट, तो जब यहाँ पर एयर गैप की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जिससे यहाँ का मेटल हीट होकर मेल्ट होगा और अपने प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा, एंड वेल्ड इज कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो जब हम लोग ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो पावर को ब्रेक करके इस इलेक्ट्रोड से प्रेशर को अप्लाई करेंगे। एक फिक्स इलेक्ट्रोड होगा, एक मूवेबल होगा। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्रेशर को रिलीज कर देंगे, तो इस तरीके से हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसी वेल्डिंग को हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो ये वही कह रहा था वेल्डिंग इज नोन एज, ऑप्शन ए था फोर्ज वेल्डिंग, तो फोर्ज वेल्डिंग हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी था आर्क वेल्डिंग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा थर्मिट वेल्डिंग। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2013 में आया हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेल्डिंग प्रोसेस इन विच, ऐसा कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें इन विच टू पीसेस टू बी ज्वाइंट, तो देखिए यहाँ पर एक पीस ये है, एक पीस ये है, दो पीस को हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं। तो वही कह रहा है टू पीसेस टू बी ज्वाइंट आर ओवरलैप्ड, तो यहाँ देखिए ये दोनों पीस हमारे कैसे ओवरलैप हैं, एक दूसरे पर इस तरीके से ओवरलैप हैं। तो ये हो गया आर ओवरलैप्ड एंड प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और ये हमारे दो इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस किए गए हैं, मतलब रखे गए हैं। तो इसे हम लोग किस वेल्डिंग के नाम से जानेंगे, जब यहाँ करंट फ्लो होगी तो एक छोटा सा स्पॉट बनेगा कंप्लीट वेल्डिंग के बाद, तो ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग स्पॉट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कैटेगरी है जिसे हम लोग स्पॉट वेल्डिंग के नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए था स्पॉट वेल्डिंग इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीम वेल्डिंग रॉन्ग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग रॉन्ग, और बट वेल्डिंग भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन एमपी सब इंजीनियर 2016 में आया हुआ था, 16 में आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज, जो हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग करते हैं, देखिए इस तरीके से हमारी एक प्लेट होती है और एक दूसरी जो प्लेट हमारी होती है, ऐसे उसमें हम प्रोजेक्शन बना देते हैं इस तरीके का।
ऐसा प्रोजेक्शन बना देते हैं और इसके ऊपर जब करंट यहाँ फ्लो होती है तो यहाँ का मेटल हीट होता है, फिर प्रेशर फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वेल्ड हो जाता है। वेल्ड होने के बाद एक ही बार में मल्टीपल स्पॉट बनते हैं। अच्छा, मल्टीपल और कॉन्टिन्यूअस स्पॉट में अंतर समझिएगा। एक वर्क पीस ये हो, एक वर्क पीस ये हो, दोनों के बीच में अगर इस तरीके का एक स्पॉट बने, फिर 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 एक स्पॉट बने, तो इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पॉट। और एक कॉन्टिन्यूअस स्पॉट किस वेल्डिंग में बनता है? सीम वेल्डिंग में बनता है। आपको मैंने बताया था लेक्चर में। और ये क्या है? प्रोजेक्शन हमने प्रोवाइड कराया, तो वन टाइम में एक से अधिक स्पॉट हमारे जनरेट होंगे। इसे हम कॉन्टिन्यूअस ना कह के मल्टी स्पॉट कह सकते हैं, मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग। तो अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज, कह रहा मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मल्टी स्पॉट इसमें बनते हैं। फिर कह रहा था कॉन्टिन्यूअस स्पॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सी वेल्डिंग हमारी ज़रूरी है? सेम वेल्डिंग। फिर कह रहा है यूज टू फॉर्म मेश, ये भी गलत है। यूज टू मेक कैंटिलीवर, ये सब गलत आंसर हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था एमपी सब इंजीनियर 2016 में, नहीं ये आपका यहाँ आया था एसएससी जेई 2010 में और एमपी सब इंजीनियर 2016 में। ये एसएससी जेई 2010 में आया था। 2010 की मेरिट पता है आपको? 69 और 62 जाती थी इस तरीके से। तो उस समय की बात है जब मेरिट बहुत कम जाया करती थी, तो बहुत आसानी से जेई का सिलेक्शन हो जाता था, बड़ी आसानी से नौकरियां मिल जाती थी इतने अपर ग्रेड की। लेकिन अब की स्थिति यह है कि बहुत सारी मारा मारी है उसमें, फिर भी सिलेक्शन हो रहे हैं जो लोग मेहनत करके जा रहे हैं। चलिए, पहले कम मेहनत में सिलेक्शन होता था सॉरी, अब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अभी का लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सीम वेल्डिंग इज ए, अब ये कह रहा है यही सीम वेल्डिंग तो है, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट। देखिए ये दोनों का ऑप्शन यहीं पे छिपा हुआ था। सीम वेल्डिंग में क्या होता है? एक साथ कई सारे स्पॉट बनते हैं, वो भी लगातार, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। ये क्वेश्चन आपका एमपी सब इंजीनियर 2016 में आया हुआ था। तो इस तरीके से हमने अभी तक के जितने भी एसएससी जेई में आए हुए क्वेश्चन थे और अदर इंजीनियरिंग में आए हुए थे जेई में, उन सारे क्वेश्चन को हमने किया। अब हम क्या करते हैं, अपने इसी लेक्चर से रिलेटेड हम क्या करते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग, इतने वेल्डिंग से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गेट और ईएस के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को करेंगे और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एसएससी जेई मेंस में भी इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, उसका भी थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस दे देते हैं कि वेल्डिंग से रिलेटेड एसएससी जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए, थोड़ा सा उसके आगे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से क्या होता है, कंटेंट आपका बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाता है। आप जो पढ़ते हैं उसका मैटर, उसका ऑब्जेक्टिव सेम उसी जगह पे अगर मिल जाता है तो आपको तुरंत वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जा रहा है और सारे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड किसी भी, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे वो गेट और ईएस के हो, उन सारे क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है जो सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एसएससी जेई मेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एसएससी जेई मेंस में कैसे क्वेश्चंस हमारे आए हुए थे। देखिए, आसान से क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई मेंस के। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 बाय 1 सर्च करके चेक करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब आया हुआ है।
तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा आया हुआ है, देखिए ये कह रहा है एक्सप्लेन द TIG वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द TIG वेल्डिंग प्रोसेस, TIG वेल्डिंग प्रोसेस, मेंशन द एप्लीकेशन, कॉमा, मेंशन द एप्लीकेशन। ये 15 नंबर का 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया हुआ था SSC JEE 2015 में। SSC JEE 2015 में देखिए 2015 में एक आसान सा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन TIG वेल्डिंग प्रोसेस। ये कह रहा है TIG वेल्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। तो मैंने आपको TIG यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का जितना मैंने डायग्राम आपको ड्रा करके बताया था, सिमिलर आप केवल वही डायग्राम को ड्रा कर दीजिए और जो जो पॉइंट मैंने बताया था केवल आप पॉइंट वाइज स्मार्ट स्टडी करके लिखते जाइए और थोड़ा सा 2 लाइन का आप प्रोसेस लिख दीजिएगा, 2-3 लाइन का। जैसे हम TIG वेल्डिंग को जितना हमने समझाया है बस उसी को आप लैंग्वेज में लिख दीजिए कि हाँ TIG वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, उसे अपनी लैंग्वेज में। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में, जब हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है तो उस पूरे प्रोसेस को आप लिख दीजिए। फिर प्रोसेस के बाद आप उसमें पॉइंट वाइज अगर आप लिखते चले जाएंगे और जितना मैटर मैंने बताया है उन सारे मैटर को लिख देंगे तो आपको 15 नंबर में से ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा, एबव 10 मार्क्स का आपके इसमें मिल जाएंगे। तो देखिए आसानी से नंबर इसमें अचीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें जो आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था यह है व्हाट इज, देखिए डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ नीट स्केच। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब with the help of neat sketch TIG welding and MIG welding, TIG welding and MIG वेल्डिंग। देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE इस तरीके से, देखिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन SSC JEE 2014 में वही 15 नंबर में आया हुआ था। 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इसका जो सीरीज था 5 का, ये 5 का भी क्वेश्चन नंबर 5 का भी था। खैर इससे मतलब नहीं है कि किस सीरीज पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था, विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच डिस्क्राइब TIG एंड MIG। सेम यही क्वेश्चन, डिस्क्राइब TIG एंड MIG, SSC JEE 2000, ये आया था 2014 में भी और SSC JEE 2013 में भी आया था। देखिए सिमिलर एक ही क्वेश्चन आपका 2 जगह पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच describe arc welding with coated electrode in detail।
कोटेड इलेक्ट्रोड इन डिटेल्ड। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2011 15 नंबर 15 मार्क। तो देखिए इस तरीके से क्या है, अभी तक जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से एसएससी जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2018 में, उसको भी देख लेते हैं, है ना। 2018 में मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं या देख लेते हैं पहले। विद द हेल्प ऑफ फिगर, देखिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिगर थोड़ा सा बनाना जरूरी है। डिस्क्राइब द शील्डेड मेटल, आर्क वेल्डिंग, प्रोसेस। ये 15 मार्क एसएससी जेईई 2018 अभी हाल ही का क्वेश्चन है, पिछले साल का है। तो इस तरीके से 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपने देखा अभी तक का जितना टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया उससे अभी गैस वेल्डिंग बचा हुआ। गैस वेल्डिंग से भी हर दूसरे तीसरे साल 15 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है एसएससी जेईई मेंस में। तो आपने देखा कि ये वेल्डिंग टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए तो है ही, तो मेंस के लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए आंसर लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको देखें एसएससी जेईई मेंस बहुत लेंदी होता है, 6 घंटे 9 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे में लिखने के लिए कहता है। कोई भी स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आता है। बस ये है कि ये डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है और कितना स्मार्ट तरीके से। अगर आप पूरा लेंदी प्रोसेस लगेंगे लिखने तो हाँ 15 नंबर में आपको लगेगा 3-4 पन्ने भरे, गलत तरीका है ना। आप 2 पेज में ही केवल स्मार्ट तरीके से आंसर दे देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, एक्सप्लेन द टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस, मेंशन द एप्लीकेशन। तो पहले हमें टीआईजी यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो पहले हमें एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने के बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम पाइप ले जाते, यहाँ से सील्डिंग गैस ले जाते। ये हम जल्दी में बना रहे हैं, आपको अच्छे से बनाना है। जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर डायग्राम को देखकर बनाइएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क पीस बना देते और यहाँ पे आर्क जनरेट करा देते। आर्क जनरेट करा के यहाँ पे बीड बना दीजिए। फिर इस तरीके से आप पूरे वेल्डिंग पे यहाँ पे पावर सप्लाई दे देंगे। ये सिंपल सा जितना डायग्राम मैंने बनाया था उस डायग्राम को बनाइए। फिर उसके बाद आंसर नंबर दिस, जो भी क्वेश्चन हो पहले डायग्राम बनाइए, फिर यहाँ पे लिखिए वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल, अब इसमें पूरा वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे जितना इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा कि हमने एसी पावर सप्लाई ऑन किया या डीसी पावर सप्लाई ऑन किया। डीसी पावर सप्लाई हमने ऑन किया तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में गैप होने से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। रेजिस्टेंस क्रिएटेड ड्यू टू गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, और इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में कितना गैप हमने रखा, आर्क कैसी बनी, आर्क लेंथ कितनी हुई, कितनी देर तक आर्क बनी, कितना डेप्थ तक आर्क गई, डीसी आरपी था कि डीसी एसपी था, पूरी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे। जब पूरी चीज़ें आपने मेंशन कर दिया तो ये वर्किंग प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट वाइज लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट आप तुरंत हेडिंग डाल दीजिए। वर्किंग प्रिंसिपल के बाद इस पे रिलेटेड कितना एलिमेंट लग रहा है, रिक्वायर्ड एलिमेंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप बनाइए रिक्वायर्ड एलिमेंट। अब इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, केवल ए बी सी करके ABCD जितने भी आपके एलिमेंट लग रहे हों उस एलिमेंट का आप केवल नाम लिखिए। नाम का मतलब जैसे यहाँ पे हमें क्या लग रहा है,
टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लग रहा है, तो यहाँ लिखिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड। उसके आगे लिख दीजिए, उस पर इतना मेंशन करिए कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड है तो नॉन कंज्यूमेबल है। इतना लिख देने से आपका ये पूरा इलेक्ट्रोड के बारे में स्पेसिफाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इस इलेक्ट्रोड की लेंथ लिख दीजिए कि ये 350 से या 300 से 450 mm तक यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रोड लेंथ आपका कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट आपका होगा, देखिए ये जो गैस का यूज हम कर रहे हैं तो यहाँ लिखिए इनर्ट गैस। सेकंड पॉइंट में इनर्ट गैस। फिर यहाँ ब्रैकेट बनाइए, कौन सी इनर्ट गैस आप यूज कर रहे हैं, आर्गन, हीलियम, CO2, हाइड्रोजन, जो भी यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम केस में आर्गन और हीलियम यूज की जाती हैं। सेकेंड एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे लिखिए पावर सप्लाई। यहाँ लिखिए पावर सप्लाई, ब्रैकेट बनाइए। AC यूज कर रहे हैं कि DC यूज कर रहे हैं। अगर DC यूज कर रहे हैं तो उसके आगे लिखिए DCSP या DCRP, जो भी यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से पावर सप्लाई कंप्लीट हो गई। फोर्थ पॉइंट में आप देखिए, पावर सप्लाई के बाद पावर सप्लाई से एक केबल जाता है जो वर्कपीस को टच करता है, तो इसे कहते हैं केबल। वर्कपीस और पावर सप्लाई के बीच का केबल होता है। केबल लिखिए कनेक्टेड विथ वर्कपीस, कनेक्टेड वर्कपीस एंड पावर सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, अब इस इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर की जरूरत पड़ेगी। अगला पॉइंट इलेक्ट्रोड होल्डर लिख दीजिए और ब्रैकेट में लिखिए होल्ड इलेक्ट्रोड एंड। अब ये जो सील्डिंग गैस जा रही है इसको भी होल्ड करेगा, इसके पाइप को भी होल्ड करेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर इसके बाद आपके हाथों को सेफ्टी पहुंचने के लिए हैंड ग्लव्स लगाना जरूरी है। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो जाएगा एलिमेंट, हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स के बाद आई को प्रोटेक्ट करने के लिए आई ग्लास हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने सारे रिक्वायर्ड एलिमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये आंसर यहाँ पे देखिए, सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। पॉइंट नंबर थर्ड पे आइए। जब पॉइंट नंबर थर्ड पे आ गए, सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालिए पॉइंट नंबर थर्ड। अब पॉइंट नंबर थर्ड पे डालिए इम्पॉर्टेंट। देखिए चाहे इम्पॉर्टेंट करिए, चाहे एडवांटेज करिए, है ना, चाहे ब्रीफ करिए, जो भी आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिख दीजिए एडवांटेज या इम्पॉर्टेंट, है ना। अब इसके पूरे जितने भी एडवांटेज थे, कितने थिकनेस वर्कपीस को ये वेल्ड कर सकता है, कितनी इसकी वेल्डिंग स्पीड होगी, कितना इसकी आर्क लेंथ होगी, बस पॉइंट वाइज यहाँ पे ABCD लिखते चले जाइए। पूरा लाइन से भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर पूरा लाइन को चेक करने में टाइम लगता है उसको, और पॉइंट वाइज अगर उसे दिखता है तो वो तुरंत उसे क्लिक करता हुआ आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप 3 का ABCD इस तरीके से आप लिखिए। आर्क लेंथ इतना यूज हो रही है, वर्कपीस मैक्सिमम इतना मटेरियल तक, इतना थिकनेस यूज किया जा सकता है, फिलर मटेरियल इसमें नहीं लगता है, विदाउट फिलर मटेरियल वेल्डिंग हमारी होती है, या फिलर मटेरियल लगता है तो किस मटेरियल का लगता है, किस मटेरियल की वेल्डिंग हमारी की जा रही है ना। तो पूरा इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप इस पे लिखिए पॉइंट वाइज। फिर फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। जैसे 3 पॉइंट कंप्लीट हुआ, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाइए। अब इसकी कुछ कमियां भी तो होंगी, है ना, तो यहाँ पे तुरंत लिखिए डिसएडवांटेज। पॉइंट नंबर 4, जितने भी डिसएडवांटेज हैं कि यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो हमारा डिपोजिशन रेट कम होगा, पतले प्लेट की वेल्डिंग को हम कर पाएंगे। DCRP है तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, नहीं कम होगा। DCSP है तो डीप पेनिट्रेशन या नैरो पेनिट्रेशन होगा। पॉइंट वाइज सारी चीज़ें आप मेंशन करिए, केवल पॉइंट वाइज लिखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइए। अब डिसएडवांटेज के बाद पॉइंट नंबर 5, अच्छा इसका एप्लीकेशन भी तो होगा। एप्लीकेशन तुरंत बताइए कि यह नॉन फेरस और फेरस एलॉय मटेरियल लाइक ब्रास, कार्बन, लो एलॉय स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। इतना पॉइंट अगर आपने डायग्राम बना के लिख दिया है तो 15 नंबर में एबव 10 आपको मार्क्स मिलेगा, मतलब 10 एबव अच्छा मार्क, मतलब स्केलिंग होगा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से ये आंसर लिखने का ट्रिक होता है। किसके लिए, किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए। बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप भर भर के पूरी ऐसे लाइन लिखना चाहेंगे तो एग्जामिनर का अट्रैक्शन वहाँ पर नहीं जाता है। केवल पॉइंट वाइज लिखिए। और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, आंसर को अगर आपको और भी ज़्यादा सुंदर बनाना है तो आप ऐसे लिखिए, सीमेटिक डायग्राम बना के लिखिए। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि ऐसे लिख दिया एडवांटेज। अब इस एडवांटेज पे इस तरीके का आप लिखिए, ऐसा बनाइए
और ज़्यादा एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करेगा, है ना। अब जितने भी इसके एडवांटेज होंगे यहाँ से लेकर हर पॉइंट पे इसका एडवांटेज यहाँ पे लिख दीजिए, नीचे डिसएडवांटेज बनाइए। तो इस तरीके से स्मार्ट थ्योरी पे अगर आप आंसर लिखेंगे मेंस में तो अच्छी स्केलिंग होगी ना। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, डिस्क्राइब विथ हेल्प ऑफ नीट स्केच टीआईजी वेल्डिंग एंड एमआईजी वेल्डिंग। अब इसमें क्या करिए, पहले टीआईजी वेल्डिंग का पूरा डायग्राम बना लीजिए। देखिए स्मार्ट आंसर लिखना है तो, है ना, और भर वाला पूरा ऑप्शन लिखना है तो फिर वो आप समझते हैं कैसा लिख सकते हैं। डिस्क्राइब विथ हेल्प ऑफ नीट स्केच मतलब स्वच्छ डायग्राम यानी स्वच्छ चित्र की सहायता से टीआईजी वेल्डिंग और एमआईजी वेल्डिंग के बारे में लिखिए। तो आप तुरंत कुछ मत करिए, यहाँ पे डालिए आंसर नंबर जो भी ये क्वेश्चन होगा 5 का बी, पहली हेडिंग यहाँ पे लिखिए टीआईजी का यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाइए जो हमने ये डायग्राम बनाया और जितना पॉइंट आपने इसमें मेंशन किया था। देखिए अब ये मत सोचिए कि 15 नंबर में केवल हमने इतना लिखा था, मतलब इतना पूरा लिखा था। अब इस 15 नंबर में क्या इसका हम कुछ कंटेंट को रिड्यूस कर दें? मत रिड्यूस करिएगा, इसका पूरा कंटेंट उठा के यहाँ पे डालिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मैटर को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर टीआईजी के जस्ट नीचे सिमिलर इसी पैटर्न पे आप यहाँ पे अगला टीआईजी बनाया, ये यहाँ पे टीआईजी कंप्लीट हुआ। फिर नीचे आपने हेडिंग डाला एमआईजी, सिमिलर इसके नीचे पूरा एमआईजी का इस फॉर्मेट में आंसर आपने कंप्लीट कर दिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया और एक बेटर आंसर कंप्लीट हुआ। आपका एग्जामिनर देख के 12-13 नंबर तक, राइटिंग अगर अच्छी रही तो 12-13 नंबर तक दे देता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर ये आया था, देखिए एसएससी जेईई 2014 में एक बार आया था और 2013 में एक बार आया था। आइए आगे बढ़ते हैं। विथ द हेल्प ऑफ नीट स्केच मतलब स्वच्छ चित्र की सहायता से डिस्क्राइब आर्क वेल्डिंग। अच्छा समझिए इसको कैसे लिखेंगे ऑप्शन में, विथ कोटेड इलेक्ट्रोड इन डिटेल। तो सबसे पहले जब इसका आंसर लिखना हो तो पहले हेडिंग डालिए आर्क वेल्डिंग। डायरेक्ट आप आर्क कोटेड वेल्डिंग का आंसर लिखना मत शुरू कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है तो पहले आर्क वेल्डिंग के बारे में लिखिए कि आर्क वेल्डिंग में क्या क्या होता है। आर्क को जनरेट करने के लिए 2 वर्कपीस के बीच में गैप लाना पड़ता है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, और इसमें कितने टाइप की आर्क वेल्डिंग होती है चाहे तो सबको पॉइंट वाइज नोट कर दीजिए। नोट करने के बाद उसमें से उठा लीजिए पॉइंट, हेडिंग डालिए कोटेड इलेक्ट्रोड, ऐसे डालिए आर्क वेल्डिंग विथ कोटेड इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, FCAW, जो लास्ट शायद 18 लेक्चर में हमने आपको पूरा एक लेक्चर उसी पे बताया हुआ था, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आप पूरा दे लीजिए। पहले इस पे आर्क वेल्डिंग के बारे में बताइए, फिर चाहे तो हो सके अगर आपको टाइम लगे तो 2-2, 3-3 लाइन का आर्क वेल्डिंग का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, फिर हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोड कोटेड वेल्डिंग और फ्लक्स इलेक्ट्रोड बनाइए, डायग्राम कंप्लीट करिए और उसके नीचे वर्किंग प्रिंसिपल, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। स्पीड थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी इस तरीके के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया था विथ द हेल्प ऑफ फिगर जरूर बनाना। अगर वो फिगर का नाम नहीं भी ले रहा है तो आप एक बार फिगर बना के अपने क्वेश्चन को स्मार्ट दिखाएंगे एग्जामिनर को। विद द हेल्प ऑफ फिगर डिस्क्राइब द सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW। कितना अच्छे तरीके से जितना मैंने पढ़ाया था केवल उतना आप इसी फॉर्मेट में आंसर दे दीजिए। जो डायग्राम मैंने बनाया बस हूबहू वही डायग्राम बना के चले आइएगा और इसी फॉर्मेट में सारा आंसर लिखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए अभी लास्ट ईयर SSC जेईई में 2018 में आया था, 15 नंबर का 15 मार्क। तो इस तरीके से देखिए SSC जेईई मेंस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस हम क्या करते हैं थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके नहीं जाते हैं और आंसर्स को जल्दबाजी में रिड्यूस करके या बहुत लेंदी वे में हम लोग लिख के चले आते हैं, जिससे हमारा क्या होता है नंबरिंग कम हो जाती है। और SSC जेईई में आपको पता ही होगा प्री प्लस मेंस दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं और उससे आपकी जो मेरिट बनती है उसी बेस पे सिलेक्शन होता है। तो जब आपने मेंस में कम नंबर लिखा
तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, स्केलिंग लो हो जाती है और सिलेक्शन से 1-2 नंबर से लोग रुक जाते हैं। चलिए स्पॉट वेल्डिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इस तरीके से देखें, एक क्वेश्चन आया है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग इज ये इस तरीके के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप, कुछ लोग होता है न्यूमेरिकल देखकर छोड़कर भाग जाते हैं कि चलो न्यूमेरिकल होगा तो कठिन होगा, इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि कठिन होता नहीं, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, है ना। रेजिस्टेंस वेल्ड स्पॉट वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड ऑन 2 प्लेट of 1.5 mm thickness with 6 mm diameter electrode, with 6 mm diameter of electrode using 15,000 एम्पियर, using 15,000 एम्पियर current, 15,000 एम्पियर current for a time duration of 0.25 सेकेंड। फिर कह रहा है एज्यूमिंग इंटरफेस रेजिस्टेंस, मतलब आर की बात कर रहा है 0.0001 ओम। अब कह रहा है द हीट जनरेटेड फ्रॉम, फाइंड द हीट जनरेटेड फ्रॉम, ऑप्शन दिया था इसका, ऑप्शन ए 5625 वाट सेकेंड, ऑप्शन बी 8437 वाट सेकेंड, ऑप्शन सी 22,500 वाट सेकेंड, ऑप्शन डी 33,750 वाट सेकेंड। तो इस तरीके से अब दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है, समझिए। इस क्वेश्चन में दिया था रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग परफॉर्म्ड ऑन 2 प्लेट ऑफ 15 mm थिकनेस। प्लेट की थिकनेस हमारी कितना दे दिया, 15 mm, तो थिकनेस ऑफ प्लेट 15 mm, 15 नहीं 1.5 mm है ना, विथ 6 mm डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो डाया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना दे दिया, यहीं पे देखिए, डाया ऑफ इलेक्ट्रोड 6 mm। फिर कह रहा है यूजिंग 15,000 एम्पियर करंट, आई की वैल्यू कितनी दे दिया, 15,000 एम्पियर, 15,000 एम्पियर। फिर कह रहा है करंट फॉर ए टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन का मतलब टी की वैल्यू दिया है, टाइम, वेल्डिंग टाइम टी इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.25 सेकेंड। फिर कह रहा है एज्यूमिंग इंटरफेस रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू दिया है, आर इज इक्वल टू
0.0001 ohm. Find the heat generation. Heat जनरेशन H की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था इस तरीके से, देखिए जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हीट जनरेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT हमने आपको बताया था। टोटल हीट जनरेशन रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए याद आना चाहिए, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT बताया था, जहाँ H इज इक्वल टू हीट था, I बराबर करंट था, R इज इक्वल टू रजिस्टेंस और T इज इक्वल टू वेल्डिंग टाइम था। वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा I की वैल्यू कितनी है 15,000, तो ये हो गया 15,000 इंटू 15,000 इंटू R की वैल्यू कितना है 0.001 इंटू T की वैल्यू हमारा कितना है, टाइम आपका लग रहा है 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। तो इस तरीके से देखिए 2 दशमलव यहाँ है और 4 यहाँ है, मतलब 6 जीरो। तो हम इस तरह से इनके 3 और 3 6 जीरो को कैंसिल कर दें। अब इस पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 15 × 5 = 75, 75 इंटू 25 इंटू 1। अब इसको 25, इसको ऐसे करेंगे 25 × 5 = 125 आएगा, है ना, 150, 175, 175 10 185, 2 187, तो आएगा 5600, लगभग 25 के आसपास इसका आंसर आएगा। और ये आएगा किस में आएगा, वाट सेकेंड। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। सारी वैल्यू दिया है, बस H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT से रखकर सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका देखिए गेट 2000 इस तरीके से आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था गेट 2001 में। ये क्वेश्चन आपका गेट 2001 में आया था। क्वेश्चन आसान था, बस हम लोग क्या करते हैं स्किप करके निकल जाते हैं। सिमिलर इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 1 mm थिक स्टील प्लेट, 1 mm थिन स्टील प्लेट आर टू बी स्पॉट वेल्डेड, आर टू बी spot welded at a current of 5000 ampere, assuming effective resistance effective resistance 200 माइक्रो ओम। देखिए ये दिया है 200 माइक्रो ओम। इस तरीके से दिया है। फिर आगे बात कर रहा है एंड वेल्डिंग एंड टाइम ऑफ फ्लो करंट, टाइम ऑफ फ्लो करंट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो अब ये कह रहा है फाइंड हीट जनरेशन इस तरीके से। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था गेट 2004 में। ये क्वेश्चन आपका आया था गेट 2004 में। तो इसमें भी देखिए सिमिलर वही चीज दिया है, 2 मतलब 2 प्लेटों की बात कर रहा है, 1 mm थिन, प्लेटों की थिकनेस 1 mm है, R2B स्पॉट वेल्डेड एट एक करंट ऑफ I की वैल्यू दे दिया 5000 एम्पियर,
आगे कह रहा है एज्यूमिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की बात कर रहा है, लेकिन प्रतिरोध आपका माइक्रो ओम में दिया है, तो R इज इक्वल टू 200 माइक्रो ओम, तो इसको हम लोग ओम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻6 ओम। देन आगे हमारा दिया है वेल्डिंग ऑफ फ्लो करंट, मतलब वेल्डिंग टाइम T की वैल्यू दिया है 0.2 सेकेंड। अब H की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से फार्मूला जानते हैं, हीट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू हमारी कितनी, 5000 इंटू 5000, क्योंकि I स्क्वायर है, इंटू यहाँ से हम लोग R की वैल्यू रखेंगे 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टाइम की वैल्यू रखेंगे 0.25। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 10⁻⁻6 था, और देखिए यहाँ से 30 से ये 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 25 इंटू 2 इंटू 25, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 50 इंटू 25, तो इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 125 जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आएगा वाट सेकेंड, या इसी को हम जूल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से 1250 वाट सेकेंड आएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका गेट 2004 में आया था, मतलब 2 मार्क में आया था, ये भी 2 मार्क में आया था। तो चलिए इस तरीके से हमारे कुछ जेई के और गेट और ईएस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम थोड़े से इसके और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, गेट और ईएस के 1 मार्क आए हुए क्वेश्चन को। ये तो 2 मार्क था, अब 1 मार्क वाले क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग अपने रेजिस्टेंस वेल्डिंग में गेट और ईएस से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एसएससी जेई और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने किया, अब उसी से रिलेटेड हम कुछ गेट और आईईएस में आए हुए क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिसमें 1 मार्क और 2 मार्क वाले दोनों क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन 1 से। देखिए ये कह रहा है द मैक्सिमम हीट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो मैक्सिमम हीट होती है उसकी बात कर रहा है। आगे कह रहा है इज एट द, मतलब ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में मैक्सिमम हीट हमारी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो हम ये जानते हैं कि जब 2 वर्कपीस को हम कांटेक्ट करते हैं, ऊपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो उस समय हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो करेगा और 2 वर्कपीस के बीच में जो नगेट बनता था तो वहीं पे मैक्सिमम हीट हमारी जनरेट होती थी, और लगभग कितना होता था, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन देखिएगा बिटवीन 2 प्लेट्स होता है। ऑप्शन ए दिया है टिप ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, रॉन्ग हो जाएगा। चाहे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो चाहे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड के टिप पे वो हीट नहीं जनरेट होगी। बिटवीन 2 फेस ऑफ इंटरफेस ऑफ प्लेट, है ना। ऑप्शन बी है टिप ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी है टॉप सरफेस ऑफ द प्लेट एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट विथ द इलेक्ट्रोड। तो चाहे वो टॉप सरफेस हो चाहे वो बॉटम सरफेस हो, वहाँ पर हमारा मैक्सिमम हीट जनरेट नहीं होगा। देखिए लास्ट ऑप्शन कह रहा है इंटरफेस बिटवीन 2 प्लेट्स, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कह रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन IES 2001 में आया हुआ था, ES 2001 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग
वैक्यूम रिक्वायर्ड, तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है। आसान सा क्वेश्चन है IES 2002 में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वैक्यूम किस वेल्डिंग में रिक्वायर्ड होता है, केवल इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन USW मतलब अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, रॉन्ग। LBW लेजर बीम वेल्डिंग, देखिए यहाँ मिल गया EBW इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2002 IES। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस बिटवीन। तो ये क्या हो जाएगा, यही वाले क्वेश्चन का रिपीट क्वेश्चन है। तो अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कराते हैं कि हीट हमारी जो जनरेट होगी वो कहाँ पर जनरेट होगी। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के बीच में जनरेट होगी। फिर कह रहा है एस्पिराइटीज बिटवीन टचिंग प्लेट, तो जहाँ पे टचिंग प्लेट होंगी वहीं पे हमारी हीट जनरेट होगी। ये क्वेश्चन IES 2003 में आया हुआ था। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में निम्न कथन को पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन दीजिए। तो पहले देख लीजिए, इतना हम लोग हटा देते हैं। देखिए जब हम लोग लेजर बीम वेल्डिंग करते थे तो यहाँ से क्या होता था, लेजर ऐसे फोकस हमारी होती थी जिसको हम ऐसे यहाँ पे फोकस करवाते थे, फोकस लेंस लगाकर, और वर्कपीस के ऊपर यहाँ पे वेल्डिंग होती थी। और यहाँ से क्या होता था, इस तरीके से लेजर रूबी रॉड हमारा लगा होता था। अब इसमें ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजर बीम वेल्डिंग। ऑप्शन ए बोला है इट कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग एनी मेटल और देयर कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ फोकल पॉइंट। तो सही कह रहा है, उसके फोकल पॉइंट पे जब लेजर बीम हमारी स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, जिससे वो चाहे हार्ड मटेरियल हो चाहे ब्रिटल मटेरियल हो, आसानी से हम उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है हीट अफेक्टेड जोन वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ क्विक हीटिंग। ये रॉन्ग कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल हीट अफेक्टेड जोन होता है। अगली बात कर रहा है थर्ड पॉइंट, हाई वैक्यूम इज रिक्वायर्ड टू कैरी प्रोसेस। तो ये भी गलत कह रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस को कैरी करने के लिए। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया था 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 1। तो यही ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका IES 2007 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट ए, पहले दो स्टेटमेंट दिया है उसे पढ़िए। स्टेटमेंट कह रहा है इनर्ट गैस एंड बेयर इलेक्ट्रोड इंस्टेड ऑफ फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन द केस ऑफ ऑटोमेटिक TIG एंड MIG। तो देखिए पूरी बात समझिए, जब TIG का हम उपयोग करते हैं तो वहाँ पर बेयर इलेक्ट्रोड और इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं। जब MIG का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हम फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड और गैस इनर्ट गैस का उपयोग करते हैं। तो ये वही बात कह रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा हमारा कथन सही होगा। आगे बात कर रहा है रीजन की। रीजन कह रहा है
बेटर प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय ए क्लाउड ऑफ इनर्ट गैस दैट इज कवर कोटेड बाय द फ्लक्स। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा वर्कपीस होता है, ये इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ से अगर हम ऐसे सील्डिंग गैस प्रोवाइड कराते हैं तो ये क्लाउड बना लेता है, एक प्रकार का छतरी नुमा क्लाउड बना लेता है और वो एक फ्लक्स की तरह काम करने लगता है जो हमारी वेल्डिंग को क्या करता है, बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट हमारा सही है और इसका रीजन भी सही है। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था IES 2010 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए है ओनली वन रॉन्ग, बी है ओनली बी रॉन्ग, सी है बोथ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ। इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। देखिए दो स्टेटमेंट दिया है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑफ शीट मेटल फिलर रॉड इज नॉट यूज्ड। तो जब हम शीट मेटल की वेल्डिंग करते हैं तो फिलर रॉड का उपयोग नहीं करते हैं। एक पतली शीट हमारी ये होती है, दूसरी पतली शीट ये होती है। इस तरीके से टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड का उपयोग हम करते हैं और दोनों को ऐसे हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ फिलर रॉड का उपयोग नहीं होता है, यहाँ पे हीट जनरेट होगी, फिर प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका ये हमारा सही कह रहा है, स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट कह रहा है। इसका स्टेटमेंट टू पढ़िए। देखिए सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द फिलर रॉड, ऐसे कह रहा है इफ इज द फिलर रॉड विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड डिपॉजिट द ऑक्साइड इन द वेल्डमेंट। तो सही कह रहा है कि ये कह रहा है इफ इज द फिलर रॉड विच इज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जब फिलर रॉड हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड डिपॉजिट द ऑक्साइड इन द वेल्डमेंट, तो ऑक्साइड की लेयर को हमारे वेल्डिंग पे क्या करेगा, डिपॉजिट करने लगेगा, जिससे हमारा क्या होता है, वेल्डिंग सेफ रहता है। अब ये कह रहा है ऑप्शन ए बोथ ट्रू, ऑप्शन बी बोथ फॉल्स, ऑप्शन सी ओनली वन ट्रू और ऑप्शन डी ओनली सेकेंड ट्रू। तो चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। अगर देखें इस ऑप्शन को इससे हम मैच कराएंगे, किससे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग से मैच कराएंगे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम कोई फिलर मेटल नहीं यूज करते हैं। तो ये कह रहा है इफ इज द फिलर रॉड, अगर हम फिलर मेटल के रिस्पेक्ट में कहते तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग को लेकर करेंगे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कोई भी फिलर रॉड हम यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा केवल ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए था बोथ, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी था बोथ फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या, ओनली फर्स्ट ट्रू, ओनली फर्स्ट ट्रू, और ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आपका IES 2010 में आया हुआ था। इसी स्टेटमेंट को देखकर गलती होने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 1 mm थिक सीट, 1 mm मोटी सीट हमारी है विथ ए करंट फ्लो टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो इस पर हम लोग डेटा नोट करते हैं। देखें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में
ये कह रहा है फॉर स्पॉट वेल्डिंग, जब हम रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग करेंगे ऑफ 1 mm थिक सीट की थिकनेस 1 mm होगी, विथ ए करंट फ्लो टाइम, जो करंट फ्लो टाइम T हमारा है वो कितना हमारा दिया है 0.2 सेकेंड, करंट फ्लो टाइम 0.2 सेकेंड, कॉमा द हीट जनरेटेड इज 1000 जूल। तो जो टोटल हीट हमारी जनरेट होगी H इज इक्वल टू 1000 जूल। फिर आगे कह रहा है इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 200 माइक्रो ओम, तो अगर हमारा R की वैल्यू 200 माइक्रो ओम दिया है तो हम R इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻6 ओम कर देंगे। फिर आगे कह रहा है द करंट रिक्वायर्ड इज, इस वेल्डिंग को करने में कितनी करंट की रिक्वायर्ड होगी, तो ये हमारा I की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो I स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन RT, देन I इज इक्वल टू H अपॉन RT रूट। तो इस तरीके से अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे I इज इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है 1000 जूल अपॉन R की वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू T की वैल्यू हमारी कितनी है 0.2। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻6 अपॉन 200 इंटू 0.2। अगर 0.2 को हटाना चाहेंगे तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, इससे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 से 2 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 25 आएगा, यहाँ पे 4, ये तो 2 2 4 और ये 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी टोटल वैल्यू आएगी ऐसे I इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻6। तो जब ये बाहर हमारा जाएगा तो ये बाहर आएगा 5 इंटू 10⁻3, मतलब टोटल हम करेंगे 5 इंटू 1000, इट मीन्स ये हमारा कितना आएगा 5000 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी इसमें 5000 एम्पियर आ जाएगी। ऑप्शन देखिए, पहला दिया था 4000 एम्पियर, रॉन्ग, दूसरा दिया था 5000 एम्पियर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क में IES, देखिए कहाँ गया, हाँ IES 2018 में आया हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विच वन ऑफ द, अब IES के कंप्लीट हो गए हमारे अभी तक के सारे आए हुए, अब गेट के क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड प्रोवाइड द हाईएस्ट हीट फ्लक्स वाट पर mm स्क्वायर। निम्न में से, ऐसे करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड, निम्न में से किस वेल्डिंग मेथड को हम प्रोवाइड करते हैं द हाईएस्ट हीट फ्लक्स, हाईएस्ट हीट फ्लक्स के लिए। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, रॉन्ग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में हम फ्लक्स प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। TIG, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि TIG में हम क्या करते हैं इनर्ट गैस का यूज करते हैं, फ्लक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। फिर कह रहा है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये भी हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें प्लाज्मा का उपयोग करते हैं। जब लेज़र बीम का उपयोग करते हैं तो लेज़र बीम हमारी स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पर अलग से वेल्ड पूल बनाने के लिए फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से इन सब के रिस्पेक्ट में इसका आंसर हो जाएगा लेज़र बीम वेल्डिंग। ये क्वेश्चन आपका गेट 2019 पिछले साल आया हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ
2 स्टील शीट्स, 2 स्टील शीट की स्पॉट वेल्डिंग करनी है, ईच ऑफ 3 mm थिक, प्रत्येक सीट हमारी 3 mm मोटी है, मतलब सिमिलर है, डिसिमिलर नहीं है, है ना। वेल्डिंग करंट ऑफ 10,000 एम्पियर, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस पे जो डेटा दिया है, ये डेटा हमारा दिया है, प्लेट थिकनेस 3 mm दिया है प्रत्येक प्लेट थिकनेस, और वेल्डिंग करंट I इज इक्वल टू 10,000 एम्पियर अप्लाइड फॉर 0.2 सेकेंड, मतलब वेल्डिंग टाइम 0.2 सेकेंड देगा। तो I इज इक्वल टू करंट I इज इक्वल टू 10,000 एम्पियर और वेल्डिंग टाइम T इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। इस तरीके से हो गया। फिर कह रहा है हीट डिसिपिएशन टू बेस मेटल इज 1000 जूल। बेस मेटल से हमारी 1000 जूल हीट डिसिपिएट हो जाती है ना। तो हीट डिसिपिएशन या हीट रिजेक्शन मतलब हम कह सकते हैं HR इज इक्वल टू 1000 जूल। 1000 जूल हमारी हीट रिजेक्ट हो जा रही है वेल्डिंग करते समय। फिर आगे कह रहा है एज्यूमिंग दैट द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ 1 mm³ वॉल्यूम ऑफ स्टील इज 20 जूल। अगर 1 mm³ के स्टील के वॉल्यूम को मेल्ट करना हो तो कितना हीट की हमारी रिक्वायर्ड होगी? 20 जूल। हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 mm³ इज इक्वल टू 20 जूल। फिर कह रहा है एंड इंटरफेसियल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन सीट, तो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, इज 0.0002 ओम। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.0002 ओम। इस तरीके से हो गया। अब ये कह रहा है द वॉल्यूम इन mm³ ऑफ वेल्ड नगेट इज, तो जो वेल्ड नगेट होगा उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट, इस तरीके से हमें निकालना होगा। तो पहले देखिए इसमें ये हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो हम पहले इस वेल्डिंग प्रोसेस से टोटल हीट जनरेशन निकाल लेते हैं, कितनी हमारी टोटल हीट जनरेट होगी। फिर वहाँ से टोटल हीट जनरेशन में से रिजेक्शन हीट को माइनस कर देंगे तो इफ़ेक्टिव हीट जनरेशन हमारा मिल जाएगा। फिर उस इफ़ेक्टिव हीट जनरेशन में से हम क्या करेंगे, इसको कहाँ गया 1 mm³ से जितना जूल लग रहा है उसका डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ नगेट निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। चलिए ऐसे देखिए, टोटल हीट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I की वैल्यू इसमें कितना दिया है? देखिए I की वैल्यू दिया है 1000 इंटू 1000 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू R की वैल्यू कितना दिया है 0.0002 इंटू T की वैल्यू कितना दिया है 0.2। तो इस तरीके से देखिए 4 टाइम पे दशमलव यहाँ पे है, 1 टाइम पे यहाँ पे है, तो 5 0 हम कैंसिल कर दें, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 5 0 कैंसिल कर दें तो यहाँ से सब दशमलव हट गए। अब ये टोटल वैल्यू यहाँ पे हीट की हमारी आ गई। हीट इज इक्वल टू 2 का 2 में मल्टीप्लाइड करेंगे 4 और एक 0 यहाँ पे बचा हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 0.02। तो इस तरीके से टोटल हीट हमारी आ जाएगी 4000 2 ये हमारा हो जाएगा 1 मिनट रुक जाइए।
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से अगर हम टोटल हीट निकालेंगे तो ये 1000 इंटू 1000 एम्पियर था 0.2 सेकेंड और ये हमारा हो जाएगा 0.2 सेकेंड, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हमारा 2 का ये हो जाएगा, ये 4000 एम्पियर आएगा, इतना आना चाहिए, है ना। तो जब ये हमारा 4000 एम्पियर आएगा तो उस समय अब हम क्या करेंगे, देखिए इफेक्टिव हीट हम निकालेंगे तो टोटल हीट माइनस रिजेक्शन और हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4000, ये जो वैल्यू आई है माइनस एम्पियर में नहीं आएगा, जूल में आएगा, माइनस ये हमारा हीट रिजेक्शन कितना था 1000 जूल, तो ये आएगा 3000 जूल। ये हमारी आई H इफेक्टिव की वैल्यू, H इफेक्टिव। अब उस हीट इफेक्टिव के लिए देखिएगा 1 mm³ मटेरियल को मेल्ट करने के लिए 20 जूल इफेक्टिव की रिक्वायर्ड है, तो टोटल इसको इफेक्टिव करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ नगेट आएगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ नगेट इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 3000 अपॉन 20 जूल। जब इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 150 mm³। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 150 mm³। ये 150 mm³ किसका है, वॉल्यूम ऑफ नगेट। mm³। फिर से देखिए इसमें कैसे आएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ ट्यूब सीट प्लेट ईच ऑफ 3 mm थिकनेस, सबकी 3 mm थिकनेस है, वेल्डिंग करंट ऑफ 1000 एम्पियर। नो, तभी यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। ये वेल्डिंग करंट हमारी 10,000 एम्पियर दिया है, इसीलिए हम सोच रहे थे कैसे मिस्टेक हो रहा है। 10,000 एम्पियर दिया था, फिर यहाँ पर इज अप्लाइड फॉर 0.2 सेकेंड। जब 0.2 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, आप पूरा मेथड देखिएगा। 0.2 सेकेंड के लिए जब हम वेल्डिंग करंट अप्लाई करेंगे तो हीट रिजेक्शन हमारा 1000 जूल है, फिर हीट रिजेक्शन फॉर इतने के लिए इतना दिया है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे आएगा, ये आएगा 4000 ही आएगा। H इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10,000 इंटू R की वैल्यू हमारी कितना दिया है 0.0002 इंटू 0.2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 अंकीय दशमलव है, 4 अंकीय हैं, तो 4 1 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 1 4 1 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 बचेगा और ये 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हीट इज इक्वल टू कितना आएगा 4 और 3 टाइम 0 यहाँ पे है, तो ये वही आएगा। तो टोटल जो हमारा हीट होगा इसको मेल्ट करने के लिए, टोटल वेल्डिंग स्पॉट को मेल्ट करने के लिए 4000 जूल आएगा, जिसमें से 1000 जूल हमारी हीट रिजेक्ट हो जा रही है, तो इफेक्टिव नेट इफेक्टिव जूल हीट हमारी कितनी आएगी, टोटल हीट माइनस हीट रिजेक्शन 4000 माइनस 1000 जूल आएगा। अब ये आ जाएगा 3000 जूल। अब ये 3000 जूल हमारी नेट इफेक्टिव हीट है जो टोटल वेल्ड, ऐसे देखिएगा, सपोज करिए कि ये हमारा वेल्डिंग प्लेट है, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इन टोटल वॉल्यूम ऑफ नगेट को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 mm, देखिए यहाँ पे दिया है 1 mm³ वॉल्यूम नगेट को करने के लिए 20 जूल की रिक्वायर्ड है, तो अब टोटल जो वर्किंग हमारा हो रहा है 3000 जूल, तो 3000 जूल में 20 जूल का भाग दे देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ नगेट हमारा निकल जाएगा, और वो कितना निकलेगा 150 mm³। तो इस तरीके से इसका आंसर 150 mm³ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गेट 2014 में 2 मार्क में आया हुआ था।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर डिफिकल्टी ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज, अगर हम एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मेजर डिफिकल्टी क्या होती है? तो आप जानते हैं जब एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। ऐसे Al2 ऐसे एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना लेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है एल्यूमिनियम के साथ, वो ऑक्सीजन की साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बनाने लगता है। तो यही कह रहा मेजर डिफिकल्टी। ऑप्शन ए था हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, तो यही सही होगा इसका, इसकी हाई टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन के बनाने की। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था गेट 2014 में 1 मार्क में। आगे बात करते हैं इन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग मतलब कॉन्टिन्यूस स्पॉट जो हमारे होते हैं, ऐसे स्पॉट लगातार यहाँ पे बनते चले जाएंगे, तो इस तरीके की वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। इन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ, तो इलेक्ट्रोड हमारा देखिए कैसा होता है, जब हम ऊपर से देखते हैं तो इस तरीके से ऐसा इलेक्ट्रोड हमें दिखाई देता है। तो यहाँ कह रहा है सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड, सिलेंड्रिकल नहीं होता है। फिर कह रहा है फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट भी नहीं होता है। फिर कह रहा है कॉइल ऑफ वायर, कॉइल ऑफ वायर भी नहीं होता है। ये हमारा सर्कुलर डिस्क टाइप का होता है। जब हम इसमें देखते हैं कैसा, ऐसा देखिए, सपोज करिए ये ऐसे एक डिस्क हो जाए, ये ऐसे एक डिस्क हो जाए, एक प्लेट हमारी ऐसे चली जाए, एक प्लेट हमारी ऐसे चली जाए। ये डिस्क हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं ना। तो यहाँ पे ये लगातार ऐसे वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे किस शेप में होते हैं? सर्कुलर डिस्क शेप में होते हैं सीम वेल्डिंग के लिए। अगर स्पॉट वेल्डिंग की बात होती तो स्पॉट वेल्डिंग में हमारे कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब तब ये हमारे इलेक्ट्रोड इस तरीके से होते, ये टॉप से ऐसे देखने पे दिखाई देते, इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल। और ये हमारा डिस्क टाइप का है सर्कुलर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्कुलर डिस्क यानी कि डी। ये क्वेश्चन आपका गेट 2011 में आया हुआ था। तो इस तरीके से ये देखा आपने, ये हमारे अब तक के ईएस और गेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो चलिए अब हम थोड़े से कुछ और गेट के रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग कुछ गेट के और क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको सॉल्व कर लेते हैं अपने रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड और टीआईजी और एमआईजी से रिलेटेड। देखिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस रिजल्ट इन स्मॉलेस्ट, यहाँ स्मॉलेस्ट हीट अफेक्टेड जोन। कह रहा निम्न में सबसे कम हीट अफेक्टेड जोन किसमें होता है? तो हमने आपको जब वेल्ड बीड बताया था तो इस तरीके से ऐसे हमारा यहाँ बीड बनती थी और यहाँ तक हीट अफेक्टेड जोन होता था और यहाँ तक ये वाला जोन हमारा ये कहलाता था हीट अफेक्टेड जोन। आर्क वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा बेस मेटल को प्रभावित करता है। तो देखते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ये नहीं होगा। गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में भी क्या होता है, जहाँ पे गैस टॉर्च वेल्ड कर रही होती है उसके पास के दोनों तरफ के एरिया पे मटेरियल हाई टेम्परेचर पर पहुँच जाता है। नेक्स्ट होगा लेजर बीम वेल्डिंग और नेक्स्ट होगा थर्मिट। थर्मिट भी नहीं होगा क्योंकि थर्मिट कंटेनर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा? लेजर बीम वेल्डिंग। नैरो हीट मतलब नैरो हीट अफेक्टेड जोन होता है उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गेट 2011 में आया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन, देखिए ये कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इन EBW प्रोसेस
वैक्यूम इज एन इसेंशियल पैरामीटर। तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारा वैक्यूम होता है वो एक इसेंशियल पैरामीटर होता है, जरूरी पैरामीटर होता है। बिना उसके इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हमारी पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से अगली बात कर रहे हैं, वैक्यूम प्रोवाइड्स ए हाईली इफिशिएंट शील्डेड ऑन वेल्ड जोन। तो क्या वेल्ड जोन पर, जैसे मान लीजिए ये वेल्ड जोन हो गया, अब ये वर्कपीस इसके अंदर अगर रखा हो, इस तरीके से वैक्यूम जाए, यहाँ पे लेजर बीम आए, तो अब ये जो वैक्यूम चैम्बर है, इस जो वेल्ड बीड हमारी बनेगी यहाँ पे, तो क्या इस वेल्ड बीड को हमारा क्या करेगा, शील्डिंग प्रोवाइड कराएगा? नो, कोई शील्डिंग नहीं प्रोवाइड कराएगा। वैक्यूम का केवल एक ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को बढ़ाना। यहाँ वेल्ड बीड की शील्डिंग को वो नहीं प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया था, क्या ओनली वन करेक्ट? ओनली वन का मतलब एक, इसको वन माना है और इसको टू माना था, तो हमारा ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, ओनली टू इनकरेक्ट हो जाएगा, बोथ भी इनकरेक्ट हो जाएगा और नन ऑफ दीज। गेट 2005 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मेटल पाउडर यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील इज। तो हम जानते हैं थर्मिट वेल्डिंग में एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, सही बात है। ये कह रहा है कॉपर नहीं करते हैं, लेड नहीं करते हैं, टंगस्टन नहीं करते हैं। तो हम थर्मिट वेल्डिंग में एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम ऑप्शन, एल्युमिनियम सही हो जाएगा। गेट 2004 में आया हुआ था। आगे देखिए, द करंट इन एम्पियर, द करंट इन एम्पियर यूज्ड इन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। जब हम प्लेन कार्बन स्टील के शीट की 1 से 3 mm थिकनेस की मोटाई के लिए रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग करेंगे, इस तरीके से एक प्लेट हो जाएगी, ये एक दूसरी प्लेट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम 1 से 3 mm प्लेट होगी, 1 to 3 mm प्लेट थिकनेस ही हमारी हो जाएगी, T इज इक्वल टू, तो उस समय कह रहा है कि करंट हमारी एम्पियर में कितनी यूज करेंगे। तो हमने बताया था रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो करंट I की वैल्यू लेते हैं वो 1000 से 10,000 एम्पियर से 1 लाख एम्पियर तक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलाइए, 10 से 50 एम्पियर गलत है, 50 से 500 एम्पियर गलत है, 500 से 5000 एम्पियर गलत है, 5000 से 10,000 एम्पियर, ये नियरेस्ट हमारा क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गेट 2004 में आया हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब इसका देखते हैं। ये कह रहा है, विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। निम्न में से किस वेल्डिंग प्रोसेस में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं? तो देख लेते हैं। देखिए, जब हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसी को हम लोग MIG के नाम से जानते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें नॉन कंज्यूमेबल नहीं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। ये कह रहा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, तो इसमें भी हमारा इलेक्ट्रोड यूज होता है, एज वायर कंज्यूम होता है, कंज्यूम वायर होता है। ये कह रहा GTAW, यही हमारा होता है TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है जो कैसा होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी में दिया था फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग,
तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो फ्लक्स कोटेड होता है। तो इस तरीके से इसका नियरेस्ट ऑप्शन हमारा बेस्ट क्या होगा, सी, जिसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है और वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। ये क्वेश्चन आपका गेट 2011 में आया था। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, अभी हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग को कंप्लीट किया और उस रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड और टीआईजी और एमआईजी से रिलेटेड हमने लेक्चर नंबर 20 में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारी और बाकी रिमेन वेल्डिंग को हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।